आखिरी सबक अल्फांसो दूदे, तर्जमा फौजिया ताहिर। उस दिन स्कूल जाते देर हो गई थी। मैं सज़ा से बड़ा ख़ाइफ था क्योंकि मोसियो हमील ने हमें बता रखा था कि वो हमारा फ़ेल जारी का इम्तिहान लेंगे, जबकि मुझे तो उसके बारे में कतन कुछ इल्म नहीं था। एक लम्हे के लिए मुझे ख़याल आया कि मैं स्कूल ही ना जाऊं और यहीं कहीं खेतों में फिरता रहूं। दिन बड़ा ही गर्म और खुशगवार था। दरख्तों पर बैठी चिड़ियों के बोलने की बड़ी सुरीली आवाज़ें आ रही थीं और कारखाने के पीछे खेतों से परे फौजी अपनी मशकें कर रहे थे। ये सब कुछ मेरे लिए फेल जारी के उसूलों से कहीं ज़्यादा कशिश रखता था, पर इसके बावजूद भी मैंने स्कूल ना जाने की ख्वाहिश पर काबू पा लिया और जिस कदर तेज़ दौड़ सकता था स्कूल की जानिब दौड़ने लगा। जब मैं मेयर के दफ्तर के करीब से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कितने ही लोग उस बोर्ड के इर्द गिर्द इकट्ठे थे जिस पर अमूमन नोटिस लगाए जाते थे। पिछले 2 सालों से हमारी सब तकलीफ-दह खबरें इसी बोर्ड के ज़रिए हम तक पहुंचती रही थी। जंग में खोए हुए लोग, जबरी भर्ती, हेडक्वार्टर के हुक्मनामे वगैरह वगैरह। मैंने वहाँ रुके बगैर सोचा यहाँ भला क्या हो सकता है। फिर मैं दौड़ता हुआ चौक भी पार कर गया। वाचर लोहार जो अपने मुलाजिम के साथ वहाँ खड़ा इश्तिहार पढ़ रहा था मुझसे कहने लगा, इतनी जल्दी ना कर बेटा, तो अपने स्कूल वक्त पर पहुँच जाएगा। मैं समझा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। आखिरी फूली सांस के साथ मैं मोसियो हमील के छोटे से सहन में जा पहुंचा। स्कूल लगते हुए आमतौर पर खासा शोर हुआ करता है जो गली तक सुनाई दिया करता था। डेस्क खोलने और बंद करने की आवाज़ें, सबक जल्दी याद करने के चाव में ऊंची ऊंची आवाज़ में सबक दोहराने की आवाज़ें और साथ ही साथ उस्तादों का डेस्कों को डंडे से पीटने का शोर। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, पर यह हकीकत थी हर तरफ इस तरह चुप थी जैसे इतवार की सुबह हो। खुली हुई खिड़की से मैंने अपने हम जमातों को अपनी अपनी सीट पर बैठे देख लिया था। मोसियो हमील हाथ में लोहे का डंडा पकड़े खड़े थे। इस मुकम्मल खामोशी में मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया, पर नहीं, मोसियो हमील ने मेरी तरफ बगैर किसी खफगी के देखा और बड़े तहम्मुल से कहने लगे, बरखुरदार फ्रांस, फ़ौरन अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही अपना काम शुरू करने लगे थे। मैं बेंच को फलांगते हुए डेस्क पर आ बैठा। जब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया तो मैंने देखा कि आज हमारे उस्ताद ने बड़ा ही प्यारा चुनटों वाला नीला कोट और स्याह रेशमी पतलून पहन रखी है। ये कपड़े वो आमतौर पर इंस्पेक्शन या तकसीम इनामात की तकरीब के मौके पर पहना करते थे। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी खिलाफ मामूल दिखाई दे रही थीं। सारी क्लास पर इंतहाई संजीदगी तारी थी, पर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो कमरे के पिछले हिस्से में पड़े हुए बेंच थे जो आमतौर पर खाली पड़े रहते थे। आज उन पर गांव के कुछ लोग हमारी तरह चुप सादे बैठे थे। बाबा हौसर अपनी तिकोनी हैट समेत, साबका मेयर, साबका डाकिया और दूसरे सारे ही गमगीन दिखाई दे रहे थे। बाबा हौसर के हाथ में भुरभुरी जिल्द वाली एक पुरानी हिज्जों की किताब थी जो उसने खोल कर अपने घुटनों पर धरी हुई थी। जब मैंने ये सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रहा था तो मोसियो हमील उसी तहम्मुल के साथ अपने चबूतरे तक आए और जिस संजीदा आवाज़ से उन्होंने मुझे बुलाया था उसी तरह हम सबसे मुखातिब हुए। मेरे बच्चों, आज तुम्हें पढ़ाने का मेरा आखिरी दिन है। बर्लिन से हुक्म आया है कि एलियस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन के अलावा कोई और ज़ुबान ना पढ़ाई जाए। कल नया उस्ताद आ जाएगा। ये फ्रांसीसी की आखिरी क्लास है और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिए। इस किस्म के लफ्ज़ों ने मुझे चौंका दिया। ये था वो सब कुछ जो कमबख्तों ने मेयर के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर लगाया था। फ्रांसीसी में मेरी आखिरी क्लास। ये ज़ुबान तो मैं मुश्किल लिखना जान सका था, पर अब कभी भी नहीं जान पाऊंगा। जहाँ था वहीं का वहीं रह जाऊंगा। मैंने अपना वक्त ज़ाया करने पर अपने आप से इंतहाई नाराज़ हो रहा था। मैंने अपने कितने ही सबक घोंसले ढूंढने, स्लाइडों पर फिसलने में मिस किए थे। मेरी किताबें जो अभी कुछ देर पहले मुझे बड़ा बोझ महसूस हो रही थी कि उन्हें उठाना नागवार गुजर रहा था। मेरी ग्रामर, मेरी मासूम तवारीख मुझे इन पुरानी कब्रों की तरह लगने लगी जिनसे बहुत प्यार हो। कुछ ऐसी ही कैफियत मोसियो हमील की भी थी। ये सोचकर ही कि मैं आइंदा इन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, उनका डंडा लहराना और सब सजाएं मुझे भूल गई थी।
बेचारे, ये आखिरी सबक का एहतराम था, जभी तो उन्होंने इतवार वाले कपड़े पहन रखे थे। अब मुझे समझ आ गई थी कि वो बुजुर्ग अफराद कमरे के पिछले हिस्से में क्यों बैठे हुए थे। इसका ये मतलब था कि वो स्कूल बाकायदगी से ना आने की वजह से पछता रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे उस्ताद के बारे में वो ये अच्छी सोच और दिल में एहतराम भी रखते थे कि उन्होंने अपने मादरे वतन की 40 साल तक इंतहाई वफादारी से खिदमत की, और अब उन्होंने नज़रों से ओझल हो जाना है। मैं नहीं सोचों में गलता था कि मेरा नाम बुलाया गया। अब पढ़ने की बारी मेरी थी। शुरू से आखिर तक मैं फेल जारी का असूल बनाकर बताना चाहता था, लेकिन शुरू में ही गलती हो गई। मैं सर झुकाकर खड़ा हो गया। मेरे कानों में मोसी हमील की आवाज़ पड़ी। वो कह रहे थे, बरखुदार फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। उसूल के मुताबिक तो तुम्हें काफ़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग अपने आप से कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी काफ़ी वक्त है, हम कल याद कर लेंगे। इस तरह वक्त हाथ से निकल जाता है। अफसोस, हमारे देश के लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपनी पढ़ाई कल पर टालते रहे हैं। अब लोग हमें ही कहा करेंगे, क्या तुम भी अपने आप को फ्रांसीसी समझते हो, और फ्रांसीसी को ना अपनी ज़ुबान लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो। इस सारी कोताही में फ्रांस अकेला ही कसूरवार नहीं, बल्कि हम सब बराबर के कसूरवार हैं। तुम्हारे वालिदैन ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आया तुम्हें तालीम दी जा रही है। वो बस इस बात को तरजीह देते रहे कि तुम खेतों या कारखानों में काम करने के लिए भेज दिया करें, ताकि 4 पैसे कमा के ला सको। लेकिन इस कोताही में क्या मुझे भी अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को मैंने भी तो बाग से पानी लाने के लिए भेजा था, और जब कभी मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। फिर इसी तरह से एक से दूसरी बात छेड़ते हुए मौसियो हमेल ने हमें फ्रांसीसी ज़ुबान के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़ुबान है, सबसे ज़्यादा वाज़ेह और सबसे ज़्यादा भरपूर और मुकम्मल ज़ुबान। हमें आपस में बातचीत करते हुए यही ज़ुबान बोलनी चाहिए। इसको हरगिज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी ज़ुबान से मुंसलिक रहें वो कभी भी ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकते। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब ली और हमें सबक पढ़ाने लगे। मैं हैरान ही रह गया कि मुझे किस कदर जल्दी सबक समझ में आ रहा था। वो जो कुछ भी पढ़ा रहे थे मुझे बहुत ही आसान लग रहा था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इससे पहले मैंने कभी भी इतनी दिलचस्पी से सबक नहीं सुना था, और ना ही कभी उन्होंने इतनी वजाहत से हमें समझाया था। कोई कह रहा था कि बेचारे उस्ताद साहब चाहते हैं कि जाने से पहले पहले अपना सारा इल्म हमारे ज़हनों में भर दें। सबक पढ़ने के बाद हम लिखने बैठ गए। उस दिन के लिए मोसियो हमील ने कुछ खसूसी मिसालें तैयार की हुई थी, जो उन्होंने बड़े ही खुशखत करके लिखी। फ्रांस जिंदाबाद। यूँ लग रहा था कि जैसे सारी क्लास के ऊपर छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। एक खामोशी का आलम था, सिवाय कागज़ कलम चलने की आवाज़ों के और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और एक बार तो कुछ चिड़ियाँ अंदर उड़ती हुई आ गईं, पर किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो ना की। स्कूल की इमारत की छत पर कबूतर आहिस्ता आवाज़ में गुटर गूं कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने अपने आप से कहा, अगर इन परिंदों को भी जर्मन ज़ुबान में गाने पर मजबूर किया गया तो ये बड़ी हैरान कुन बात होगी। कुछ देर बाद जब मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि मौसियो हमील अपनी कुर्सी पर बेहिस्सो हरकत बैठे हैं। उनकी नज़रें यूं जमी हुई थी जैसे स्कूल की इमारत अपनी आंख में भर के अपने साथ ले जाना चाहते हैं। है भी तो ये सोचने की बात, उन्होंने 40 साल इस जगह पे गुजारे थे, जहाँ सामने सहन था और वैसी ही क्लास थी। बस बेंच और डेस्क इस्तेमाल किए जाने के बायस कुछ घिस गए थे। सहन में अखरोट के दरख्त उगाए गए थे, और हॉपरिन का दरख्त भी जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, और अब वो कमरे की छत से भी ऊंचा हो चुका था। किस कदर दुख की बात थी कि बेचारे मास्टर साहब को ये सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ रहा था। उन्हें छत पर अपनी बहन के चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी, जो संदूक में सामान चेक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्होंने ये सुबह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाना था। फिर भी उन्होंने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा किया था कि क्लास ख़त्म होने तक खुद पर काबू पाए रहें। सबक लिखने के बाद हमने तवारीख़ का सबक पढ़ा। फिर छोटे बच्चों ने यकजुबान होकर बा बे बी यू वाला गीत गाया। कमरे से दूर पिछली तरफ बाबा हासर ऐनक लगाए दोनों हाथों में हिज्जों की किताब संभाले हुए थे और लफ्ज़ों के हिज्जे याद कर रहे थे। मैं देख रहा था कि वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज़ इस बात से मफलूज होकर लड़खड़ा रही थी। उन्हें इस वक्त सबक सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपनी ये आखिरी क्लास हमेशा याद रहेगी। एकदम चर्च के घंटे ने 12 बजाए और इसी वक्त स्कूल की घंटी बजी, और साथ ही ड्रिल से वापस आते हुए फौजियों के बगुल की आवाज़ खिड़कियों के रास्ते अंदर आई। मौसियो हमील अपनी कुर्सी से उठे। उनके चेहरे पर मौत की सी जर्दी छाई हुई थी।
وہ مجھے پہلے کبھی اتنے دراز قد نہیں لگے تھے۔ میرے دوستوں، انہوں نے کہا، میرے دوستوں، میں پھر وہ بلیک بورڈ کی طرف گئے، چاک کا ٹکڑا لیا، اپنی ساری قوت یکجا کر کے جس قدر بڑا لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا، فرانس زندہ رہے گا۔ کچھ دیر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بغیر کچھ کہے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ہماری طرف الوداعی نظر میں ہاتھ ہلایا اور کہا، بس ٹھیک ہے، جاؤ۔ مطبوعہ ادبیات، بہار گرما، 1998۔